चलिए हम लोग पहला टॉपिक करेंगे ब्राइट स्टार एक्सरसाइज जो है 2025 की। इसमें पहला पॉइंट ये रखना है कि यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज कहाँ पे हो रही है, और एक दो बातें और जो लिखी हैं उनको देख लेंगे। ये मिस्र में इसका आयोजन हो रहा है। ठीक है, हो चुका है अब तो, ये 10 सितंबर तक था। ये अगस्त में शुरू हुआ था, मतलब कई दिनों तक चलने वाला एक्सरसाइज है, मल्टी नेशन एक्सरसाइज है। पहले सिर्फ इजिप्ट और यूएसए के बीच में होता था, ये भी याद रखना है। अगर तो कोई स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछेगा, इन केस ब्राइट स्टार के बारे में पूछा तो ठीक है, अगर बनाना टाइप पूछा तब तो अच्छा है, मिस्र पूछ लेगा कहाँ पे आयोजन होगा। अगर वो स्टेटमेंट में पूछेगा तो एक दो बातें वो इधर भी डाल देगा। तो मिस्र में आयोजन होगा, पहली बात। दूसरी बात है कि ये शुरुआत में इजिप्ट और यूएसए के बीच में होता था, बाद में फिर मल्टीनेशन में कन्वर्ट हो गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने भी इसमें भाग लिया। ठीक है, मल्टीनेशन एक्सरसाइज है, सैन्य एक्सरसाइज है, और हर 2 साल में होता है। ये बात भी स्टेटमेंट के लिए याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। और भी एक्सरसाइज है, मलाबार हम लोग पढ़ते रहते हैं। अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है। ठीक है, मिलन एक्सरसाइज, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, और भी है। मल्टीनेशन एक्सरसाइज होने लगी अब तो मिलन और भारत भी है। ठीक, ये पुराने फैक्ट हैं वैसे, बट एक्सरसाइज होती है कोई करंट में तो एक दो और हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन कीजिए, किस रोग के लिए या फिर किस रोग की पहचान के लिए बायोसेंसर विकसित किया गया है? बायोसेंसर विकसित किया गया है पार्किंसंस रोग के लिए। ठीक है, ये जो डिसीज है ना, ये बड़ी भयंकर वाली डिसीज है, मिर्गी टाइप की ये डिसीज है। इसमें मूवमेंट ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, आपकी मूवमेंट, आपका हैंड का मूवमेंट रुक सकता है, आपके पैर का मूवमेंट रुक सकता है ना। न्यूरोजनरेटिव बेकार है ना। हाँ, ये जो न्यूरोजनरेटिव ये डिसीज है, और न्यूरोजनरेटिव अगर कोई डिसीज होती है तो फिर वो नर्वस सिस्टम से अफेक्टेड होती है ना। नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है उससे। मध्य मस्तिष्क में न्यूरॉन्स की हानि हो जाती है अगर पार्किंसंस डिजीज से कोई पीड़ित है। तो ये बात साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, मूवमेंट याद रखना, की पॉइंट है मूवमेंट यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है ह्यूमन बॉडी का, इसका कोई इलाज उपलब्ध नहीं है। लक्षणों को कम करने के लिए बस यहाँ पे जो लिखा है ना, लेवोटोपा कार्बिडोपा, एक टेबलेट का नाम है लेवोडोपा, दूसरी टेबलेट का नाम है कार्बिडोपा। इनका भी ध्यान रखना है, नाम पूछा गया है क्वेश्चन। लेवोडोपा कार्बिडोपा जैसी दवाइयां दी जाती हैं। ठीक है, तो ये पार्किंसंस रोग हो गया, बायोसेंसर हो गया। सारी चीजें कैसे हो रही हैं? बस एक ही वजह से, ये आपके जो ब्रेन्स के न्यूरॉन्स हैं, ब्रेन्स के जो न्यूरॉन्स हैं, ये डैमेज होने लगता है। ठीक है, ये डैमेज होने लगता है। आपने एक चीज का और नाम सुना होगा ह्यूमन बॉडी के अंदर, डोपामाइन। डोपामाइन लेवल, डोपामाइन लेवल अगर डिक्रीज हो जाता है तो फिर ये सारी समस्याएं आती हैं। ठीक है, डोपामाइन अगर लेवल ड्रॉप हो जाता है तो फिर नर्व सेल जो है वो डैमेज होने लगती हैं, और ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये पार्किंसंस रोग के सिम्टम्स दिखाने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक कीजिए। यहाँ पे विक्रम 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ेंगे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़ द्वारा यह विकसित किया गया। क्या है ये माइक्रो प्रोसेसर का नाम है, जिसका नाम है विक्रम 32 बिट। विक्रम 32 बिट, ये भी भारत के लिए अब अचीवमेंट वाली बात है। सेमीकंडक्टर पे वैसे भी बहुत काम हो रहा है, सेमीकंडक्टर पर मिशन भी भारत ने कई लॉन्च कर दिए हैं, है ना। तमाम कंपनीज इस पे काम कर रही हैं। न्यूज में क्या था, सेमिकॉन इंडिया 2025 में भारत के प्रधानमंत्री को विक्रम 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर भेंट किया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ इतना ही पूछ के पूछ लेगा विक्रम 32 क्या है। बिट नहीं लिखेगा, बिट लिख देगा तो माइक्रो प्रोसेसर लगा लोगे। विक्रम 32 क्या है तो लगा दीजिएगा माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, इस प्रयोगशाला का भी नाम आपको ध्यान रखना है। सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला जो है वो कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। ठीक है, चंडीगढ़। विक्रम 3201 का प्रारंभिक अंतरिक्ष परीक्षण। अब देखो इस माइक्रो प्रोसेसर का एप्लीकेशन देखिए, इस माइक्रो प्रोसेसर का एप्लीकेशन देखिए, एप्लीकेशन यानी यूज कहाँ पे हो रहा है। विक्रम 3201 का प्रारंभिक अंतरिक्ष परीक्षण, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये SPADEX यानी स्पार्डेक्स मिशन, जिसे PSLV C60 के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये तो हमारा वेहिकल है, ये हमारा वेहिकल है, लॉन्चिंग वेहिकल। ये सात सफलतापूर्वक
किया गया। अब देखो इसका एप्लीकेशन कहाँ समझ में आ रहा है, इसका एप्लीकेशन समझ में आ रहा है नेविगेशन, नेविगेशन में, है ना, गाइडेंस में, यहाँ पे इनका यूज समझ में आ रहा है। लॉन्चिंग व्हीकल जीएसएलवी पीएसएलवी के नेविगेशन गाइडेंस नियंत्रण प्रणालियों में आत्मनिर्भरता को ये सक्षम बनाएगा। हो सकता है अभी हम लोग परचेज करते हो, बहुत सारी टेक्नोलॉजी अभी भी हम लोग फॉरेन टेक्नोलॉजीज पर अभी डिपेंडेंट है, तो धीरे धीरे काफी चीजें हम खुद सेल्फ रिलायंस हो रहे हैं। ठीक है, चलिए सेमिकॉन इंडिया 2025 थीम क्या है इस बार की, अगले सेमीकंडक्टर पावर हाउस का निर्माण, बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए चर्चा में रहा नेगलेरिया फाउलरी, ये क्या है भैया, नेगलेरी फाउलरी क्या है? ये एक अमीबिया का नाम है, ठीक है, अमीबिया, नेगलेरिया फाउलरी। कैसा अमीबिया? ये ब्रेन ईटिंग अमीबिया है। दूषित, गर्म और मीठे पानी में ये पाया जाता है। अभी इसके कुछ केसेस मिले हैं, इससे पीड़ित लोग मिले हैं केरल में। इसका जो संक्रमण है वो केरल में देखा गया है, इस वजह से नाम याद रखिएगा। नेगलेरिया फाउलरी क्या है? अमीबिया है, ब्रेन ईटिंग अमीबिया है। हो सकता है साइंस में आपको क्वेश्चन दिख जाए। आदि बाड़ी क्या है? आदि बाड़ी है जनजातियों, जनजातीय भाषाओं के लिए एआई अनुवादक, अनुवादक यानी ट्रांसलेटर, ठीक है, एआई ट्रांसलेटर और ये जो ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं इनके लिए। चलिए ठीक है। बायो ई थ्री नीति फिर से ये न्यूज में है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ई थ्री का फुल फॉर्म भी हम लोग जानते हैं, है ना, एक बार प्रश्न पूछा ही गया था। जब इसको लॉन्च किया गया था तो ई थ्री का फुल फॉर्म ही पूछा था, और मैंने आपको बताया था कि ई से मतलब क्या है। ई से मतलब क्या नहीं है ये मैंने बताया था, एम्पावरमेंट नहीं है, एम्पावरमेंट मत लगाना। ठीक है, अब जल्दी से बताइए क्या क्या है इन तीनों ई के, क्या क्या मतलब है, कमेंट करके बताइए। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। बायो ई थ्री नीति के तहत भारत में 16 बायो मैन्युफैक्चरिंग हब स्थापित किए जा रहे हैं। 16 डेटा याद रखना, जिससे जैव उत्पादों का घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। बायो प्रोडक्ट जो है, अब बायो प्रोडक्ट तो बहुत कुछ हो सकता है ना, बायोकेमिकल है, बायो फर्टिलाइजर्स है। आपको मैं पूरा लिस्ट बताऊंगा कि बायो प्रोडक्ट क्या क्या होता है, तब यहाँ पे हम घरेलू घरेलू लेवल पर उत्पादन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जैव उत्पाद होते क्या है। अब यहाँ पे देखो एक शब्द बायो लिखा है, तो इससे एक चीज समझ में आती है, ये सारी चीजें रिन्यूएबल बेस्ड होंगी, है ना, और पर्यावरण को नुकसान करने वाली चीजें नहीं होंगी, है ना। ये दो चीजें समझ में आती हैं। नवीकरणीय बायोमास जैसे फसल हुआ, वृक्ष हुआ, शैवाल हुआ, या फिर ये एग्रीकल्चर कल्चरल जो वेस्ट होता है, कृषि अपशिष्ट से प्राप्त होते हैं जैव उत्पाद। अब इनसे इनसे जो बनता है प्रोडक्ट वो है एथेनॉल, ये बायो प्रोडक्ट है। बायोगैस बायो प्रोडक्ट है क्योंकि वेस्ट से बन रहा है। जैव प्लास्टिक है, जैव आधारित प्रसाधन सामग्री है, ये सारे बायो प्रोडक्ट है। और बड़े क्लासिफिकेशन में जाएंगे तो बायो पॉलीमर्स होते हैं, बायो केमिकल्स हैं, बायो एडिसिव है, बायो मेडिसिन है, बायो पेस्टिसाइड्स है, ये सारे बायो प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इनमें भी हम लोगों को सेल्फ रिलायंस चाहिए। ठीक है, सेल्फ रिलायंस चाहिए, खुद से प्रोड्यूस करेंगे, घरेलू लेवल पर प्रोड्यूस करेंगे। तो बायो ई थ्री इसी के लिए तो है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग हाई सीज ट्रीटी। हाई सी तो समझ रहे होंगे, सागर, हाई लिख दिया आगे तो हाई से हो गया अंदर वाले सागर, अंदर वाले मतलब गहरे सागर। ठीक है, तो ये गहरे सागर की एक ट्रीटी है जिसे बीबीएनजे ट्रीटी भी बोला जाता है। बीबीएनजे का मतलब है राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता समझौता। इसको पढ़ लेंगे, बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन, यही हो जाएगा। तो इसको बीबीएनजे भी बोला जाता है या फिर हाई सीज ट्रीटी भी बोला जाता है। अब जैसे आप लोगों ने ईईजेड पढ़ा होगा, है ना, ईईजेड कहाँ तक होता है? 200 नॉटिकल माइल तक होता है। अब इसके बियॉन्ड जाएंगे तो फिर वो हाई सी कहलाता है। 200 नॉटिकल माइल तक तो ठीक है, ईईजेड है। उसके और आप गहराई में जाएंगे और अंदर जाएंगे महासागर में, ओशन में, तो फिर वो हाई सी हो जाता है। ठीक है, हाई सी ट्रीटी या फिर बीबीएनजे जो है ना, देखो इसको रेगुलेट कौन करेगा? सामुद्रिक कानूनों पर संयुक्त राष्ट्र अभी समय जो है अनक्लॉस, अनक्लॉस ये अपने आप में समुद्र कानून है। ठीक है, ये फैक्ट भी याद रखना। अनक्लॉस जो है ये समुद्र कानून भी इसको कहा जाता है, जैसे महासागरों का संविधान बोला जा रहा है। ठीक है, महासागरों का संविधान। तो सामुद्रिक कानूनों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यानी अनक्लॉस के अंतर्गत
एक विधिक ढांचा है। ये जो बीबीएनजे है या फिर हाई सी ट्रीटी है, ये इसी के अंतर्गत आता है, अनक्लोज के अंतर्गत, ठीक है। जिसका उद्देश्य क्या रहेगा, क्योंकि हाई सीज से है, तो महासागरों का जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी स्वास्थ्य है, इसको ठीक करना है। समुद्री संसाधन जो है, ओशियन जो रिसोर्सेस हैं, इनके सस्टेनेबल यूज से इसका पर्पज है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। भारत की क्या कंडीशन है, 2024 में हस्ताक्षर किए, लेकिन अभी अनुमोदन नहीं किया गया, रेटिफाई नहीं किया भारत ने अभी, ठीक है, रेटिफाई नहीं किया। सिग्नेटरी तो हो गए बट रेटिफाई नहीं किया। अब आईसी को थोड़ा पढ़ लेते हैं। किसी भी राष्ट्र के क्षेत्रीय समुद्र या फिर आंतरिक जल का हिस्सा नहीं होता, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता, ये किसी का नहीं होता, ठीक है, ये किसी का नहीं होता। जो जिसका होता है वो 200 नॉटिकल माइल तक होता है, अगर आपके पास समुद्र है। समुद्र है का मतलब है कि आप कोस्टल कंट्री हैं तो। अब जो लैंड लॉक्ड है उनको समुद्र से क्या मतलब है। बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन और बियॉन्ड ईईजेड, यही आपने सीखा कि 200 नॉटिकल माइल या फिर 370 किलोमीटर बोल लीजिए, इसके बाद वाला जो सागर होता है उसे हाई सी बोलता है, ठीक है, हाई सी बोलता है। और ये हाई सी जो है, ये 64% है टोटल वर्ल्ड ओशियन का, तो अच्छा खासा है। मतलब जो फ्री ओशियन है ना, वो 64% अभी भी है, बाकी जो बचा है वो ईईजेड में आ जा रहा है। समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। ये नया डेटा अभी रिलीज किए गए हैं, मैंने इसको कल जो हम लोगों ने 2018 का पेपर लगाया था यूपीपीसीएस प्री का, उन पेपर्स को सारा देख के जाइएगा, ठीक है। उसमें मैंने आपको दिखाया था, क्योंकि ये क्वेश्चन टीएफआर से संबंधित था। ये नमूना पंजीकरण प्रणाली यानी एसआरएस सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 रिलीज की गई है। रिलीज तो अभी किया सितंबर 2025 में। तो इसके आंकड़े देख लेते हैं हम, क्योंकि ये सांख्यिकी रिपोर्ट है तो इसमें डेटा क्या रहेगा, इसमें प्रजनन दर से संबंधित डेटा रहेगा, डेथ रेट से संबंधित रहेगा, ठीक है, और बर्थ रेट से संबंधित डेटा रहेगा। तो ये प्रजनन दर, मृत्यु दर के महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय परिवर्तन को ये रिपोर्ट बताती है, ठीक है। हम लोग के काम की चीजें है कि टीएफआर कितना है अभी लेटेस्ट। तो चूंकि ये 2023 की रिपोर्ट है तो 2023 तक इन्होंने बताया, तो आप अगर लेटेस्ट पूछा जाए तो आपको यही लिखना है 1.9। टीएफआर कितना है, टोटल फर्टिलिटी रेट, ये 1.9 हो गई है। और प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन दर जो है वो 2.1 है। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखिएगा। 2.1 से अगर टीएफआर कम है तो ये नेगेटिव साइन होता है, ठीक है, नेगेटिव साइन होता है। इसके लगभग बराबर होना चाहिए या फिर इससे ज्यादा होना चाहिए, बट हम लोग इससे कम पर आ गए हैं, जो कि नेगेटिव साइन है, ठीक। 1.9 है अगर पूछा जाए, ध्यान रखिएगा। और ये रिप्लेसमेंट जो है ना प्रजनन दर, ये भी 2.1 याद रखिएगा। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, फिर से पूछे जाएंगे। सर्वाधिक टीएफआर अगर बोले तो ये बिहार का है 2.8। टीएफआर तो समझते हैं ना बाबा, टीएफआर यानी प्रति महिला जो ऑन एन एवरेज बच्चे हैं वो 2. अगर 8 लिखा है तो 2.8 है, यानी लगभग 3 बच्चे के आसपास है एवरेज, ऑन एन एवरेज। दिल्ली का अगर टीएफआर देखें तो ये सबसे कम है, 1.2। जन्म के समय लिंगानुपात, ये 917, 1000 पुरुषों पर 917 महिलाएं। और शिशु मृत्यु दर 25 है। ये चार डेटा भी इन्होंने बताए हैं इस रिपोर्ट में, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये चारों के चारों हैं, चारों याद रखिएगा आप। चलिए बताइए, प्रोटेक्टेड एरिया जो होते हैं, संरक्षित क्षेत्र, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना हिस्सा कवर करते हैं। ये करते हैं 5.32। इस बार देखो आरओ यारो में तो क्वेश्चन नहीं पूछा था इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट से, आईएसएफआर, सबसे लेटेस्ट वाली 2023 की है ना, इसको करके जाइएगा, तो हो सकता है इस बार क्वेश्चन इससे मिले। तो ये जो, इसको फॉरेस्ट रिपोर्ट भी बोलते हैं, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, इसको करके जाइएगा। वीडियो पे मैंने कवर कराया था, वीडियो पड़ा हुआ है तो उसको देख लीजिएगा, या फिर जो भी आपके पास है कंटेंट उससे देख लीजिएगा। ये 5.32 याद रखिएगा। इसमें पूछा जाता है ना इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में, तमाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉरेस्ट कवर पूछ लेता है, ट्री कवर पूछ लेता है, कभी कभी दोनों एक साथ पूछ लेता है, किस स्टेट में फॉरेस्ट कवर ज्यादा है, परसेंटेज में पूछता है। तमाम तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक होता है, इसको करके जाइएगा, एक दो क्वेश्चन चांसेस रहते हैं आ जाए। एक इम्पोर्टेंट एक्ट है, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता एक्ट जो है, ये 2006 का है। आपको मैंने बस यहाँ पे ये मेंशन किया है ईयर के लिए, 2006 याद रखिएगा, ठीक है। मैचिंग मैचिंग में पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया की बात हुई है ना,
तो इस एक्ट को जानना जरूरी है। आइए ला नीना पढ़ते हैं थोड़ा। दो फिनोमेना पढ़ते हैं हम लोग। एक ला नीना है और एक है अल नीनो, है ना। एक नीना है, एक नीनो है। यही पढ़ते हो ना दोनों। तो यहाँ से तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, नीना नीनो में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको याद कैसे रखा जाए? तो याद रखने के लिए तमाम आप कोडिंग फोडिंग बना लीजिए, क्योंकि कंफ्यूजन होता है। ला से याद रखें, मैं ऐसे याद रखा हूँ, मतलब लाल। लाल यानी रेड, रेड यानी गरम। ठीक है। और अल इसको लिखते हैं हिंदी में अल, तो अल से हो गया आइस। आइस मतलब ठंडा। अब जो निकल के आ रहा है ये चीज गरम और ठंडा, इसका आपको अपोजिट कर देना है। वही मौसमी घटना है। अगर ला नीना की बात करें, रेड की बात करें, गरम की बात करें, तो आपको यहाँ पे उल्टा कर देना है इसका। इसका अपोजिट करने से मेरा मतलब है कि मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर जो है पैसिफिक ओशियन है, इसका जो सरफेस वाटर है ये असामान्य रूप से ठंडा हो जाता है। ठीक है, क्या हो रहा है? ठंडा। ला से आपने लाल पढ़ा है, रेड पढ़ा है, और रेड से क्या पढ़ा है? गर्म पढ़ा है। लेकिन इसको गर्म याद नहीं रखना है, आपको क्या याद रखना है कि जो सरफेस वाटर है पैसिफिक ओशियन का, मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर का, खासतौर से पेरू का जो तट है ना, वो वाला हिस्सा, उस उससे की बात हो रही है। ठीक है, उस वाले समुद्र की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये असामान्य रूप से ठंडा हो जाता है। प्राकृतिक मौसमी घटना है, क्योंकि सामान्य से अधिक तेज जो ट्रेड विंड है, एक गर्म जल को पश्चिमी पैसिफिक ओशियन की ओर धकेल देती है। ये कॉन्सेप्ट तो समझते हो ना यार, ज्योग्राफी में सब। अगर मैं पैसिफिक ओशियन की बात करें, तो पैसिफिक ओशियन ईस्ट कौन से तरफ का है, वेस्ट कौन से तरफ का है, तो समझ में आना चाहिए। जैसे मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, आपने रिंग ऑफ फायर पढ़ा होगा। ये जापान है, ठीक है। ये जापान है। ये फिलीपींस है, ये इंडोनेशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये न्यूजीलैंड है। यहाँ पे क्या देखते हो? यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका देखते हो, यहाँ पे साउथ अमेरिका देखते हो। तो ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा पैसिफिक ओशियन है, जो कि ओ शेप का है। ठीक है। तो ये वाला इस तरफ वाला कौन सा हो गया? ये हो गया वेस्ट। ये वेस्ट पैसिफिक ओशियन हो गया। और ये वाला जो हिस्सा हो गया ये हो गया ईस्ट पैसिफिक ओशियन। ईस्ट पैसिफिक ओशियन। और अब अगर हम पेरू की बात करें, पेरू की, तो ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ अमेरिका है कॉन्टिनेंट, ये पेरू है ना। इस वाले तट की बात हो रही है। तो यहाँ पे ईस्ट पैसिफिक ओशियन आपको दिख रहा ना, ये दिख रहा ना, ये इसलिए लिखा है। अफेक्ट जो होता है ना वो यही होता है। मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर की सतही जल जो है ये असामान्य रूप से ठंडा हो जाता है। रीजन आपने जान लिया कि ट्रेड विंड्स जो है यहाँ के गर्म पानी को, सरफेस पे जो गर्म पानी तो ऊपर ही रहेगा ना भाई, नीचे नहीं रहेगा। ठीक है, नीचे तो ठंडा ही पानी रहेगा। ऊपर जो गर्म पानी है उसको धकेल देती है ये ट्रेड विंड। उस वजह से नीचे का जो ठंडा पानी है वो ऊपर अपवेल कर जाता है, तो ठंडा हो जाता है। ये लानीना होता है। और इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका जस्ट अपोजिट ये हम लोगों ने पढ़ा है अल नीनो। अल से क्या पढ़ा है? आइस पढ़ा है। आइस से क्या पढ़ा है? ठंडा। लेकिन हमें उल्टा करना है। उल्टा करना मतलब गर्म। यानी यहाँ पे सरफेस वाटर कैसा हो जा रहा है? यहाँ पे गर्म हो जाता होगा। ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं? ज्योग्राफी का ये टॉपिक है, करंट में क्यों पढ़ रहे हैं? करंट में इसलिए पढ़ रहे हैं कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO जो है, इसके अनुसार ला नीना की घटना इस वर्ष के अंतिम महीनों में वापिस हो सकती है, क्योंकि ये हर साल रिपीट नहीं होता है। ठीक है, ये जो घटनाएं हैं ये रेगुलर नहीं है। ये इरेगुलर एक्टिविटी होती है, इरेगुलर फिनोमेना है। ये कभी भी हो जाती है, इंटरवल में होती है, बट कभी भी का मतलब ऐसा नहीं है कि 6 महीने में रिपीट हो जा रहा है। टाइम लगता है। हो जाएगा ना ये। अभी जो लानीना है इसका भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? साउथ वेस्ट मानसून की वर्षा को ये बढ़ा देता है, जिससे खरीफ फसलों को फायदा होता है। ज्योग्राफी से अगर ठीक ठाक क्वेश्चन पूछेगा स्टेटमेंट पर, तो भारत पर इम्पैक्ट जरूर पूछेगा। चलिए देखिए, आत्मसम्मान आंदोलन जिसके हाल ही में 100 वर्ष समाप्त हुए हैं, किसके द्वारा शुरू किया गया था? आत्मसम्मान आंदोलन ये शुरू किया गया था EV रामास्वामी, जिन्हें पेरियार के नाम से भी जानते हैं, 1925 में। 2025 में 100 साल हो गए। ठीक है। उद्देश्य क्या था? जाति व्यवस्था का उन्मूलन करना, ब्राह्मणवादी जो डोमिनेंस था इसका खंडन करना, व्यक्तिगत गरिमा को बढ़ावा देना। ये आत्मसम्मान आंदोलन था। इनका नाम याद रखिएगा।
चलिए, एक इम्पोर्टेंट क्षेत्र न्यूज में है जिसका नाम है चिपबे पंगवा खनन क्षेत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पे है ये, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है और कहाँ पे अवस्थित है? ये दुर्लभ मृदा खनिज के लिए फेमस है। और दुर्लभ मृदा खनिज समझ रहे हैं ना, जल्दी मिलते नहीं है, और मिल जाते हैं तो इनको एक्सट्रैक्ट करना बहुत कठिन होता है। इनकी कॉस्टिंग भी बहुत ज्यादा कठिन होती है। वो सारी चीजें अभी हम लोग सीखेंगे। ये क्षेत्र है म्यांमार में। ठीक है, म्यांमार में स्थित है। भारत भी इस क्षेत्र को यहाँ पे खासतौर से साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प कर रहा है। यहाँ पे जो दुर्लभ मृदा खनिज हैं वो है डिस्प्रोसियम और टेरबियम। डिस्प्रोसियम और टेरबियम जैसे दुर्लभ मृदा खनिज सहित कई यहाँ पे खनिज है। ये मेन है वहाँ के। भारत भारत इन तत्वों के नमूने प्राप्त करने के लिए म्यांमार में एक आर्मी है, किया के नाम से, काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी का सहयोग कर रही है। क्योंकि इस क्षेत्र पर ये किया ही कब्जा की हुई है। ठीक है, बट कब्जे वब्जे से अपने को मतलब नहीं है, अपने को मतलब है दुर्लभ मृदा खनिज से, क्योंकि ये हमारे पास है नहीं। हमें चाहिए, इंपोर्ट इंपोर्ट ही रहता है ज्यादातर हम लोगों का, है ना। दुर्लभ से मतलब ये मत समझिएगा कि ये मतलब बहुत कम पाए जाते हैं। ठीक है, कम नहीं पाए जाते हैं, इनको ढूंढना कठिन है। अगर ढूंढ भी लेते हैं तो फिर उनको एक्सट्रैक्ट करना कठिन है, क्योंकि ये किसी और मटेरियल के साथ मिक्स रहता है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये बहुत कम पाए जाते हैं। दुर्लभ का यह तात्पर्य नहीं होता, ये भू प्रॉपर्टी में कम मात्रा में पाए जाते हैं और अन्य खनिजों के साथ भू प्रॉपर्टी में कम पाए जाते हैं। लेकिन ओवरऑल देखें तो मतलब मेन सेंस समझ रहे हो ना, कि दुर्लभ का मतलब कम से नहीं है। ठीक है, खनिजों के साथ मिश्रित रहते हैं। ये देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनके साथ, ये अन्य खनिजों के साथ मिश्रित रहते हैं, इसलिए इन्हें खोजना कठिन है और इन्हें निकालना भी महंगा होता है। ठीक है, चलिए वो क्षेत्र याद रखिएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा था पेट्रोल और इथेनॉल। पेट्रोल और इथेनॉल का जो मिश्रण है 20% का, ये तो सक्सेसफुल हो गया। लेकिन अब इथेनॉल डीजल का भी चल रहा था मिश्रण करने का, तो ये सक्सेस नहीं हो पा रहा, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी अलग है ना। इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी अलग है, पेट्रोल की अलग है, डीजल की अलग है। पेट्रोल अगर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी कम होता है पेट्रोल का, पतला होता है। इथेनॉल भी मतलब पेट्रोल से तो गाढ़ा होता है, लेकिन उतना गाढ़ा नहीं होता है, उतनी डेंसिटी नहीं होती है जितना डीजल की होती है। और सेम डेंसिटी के अगर दो फ्लूइड हैं तो मिक्स करने में आसानी पड़ती है। तो वही यहाँ पे दिक्कत हो रही है कि डीजल की डेंसिटी ज्यादा है और इथेनॉल की कम है। इस वजह से यहाँ पे जो परीक्षण हो रहे हैं मिश्रण के, वो असफल हो रहे हैं। इथेनॉल डीजल मिश्रण परीक्षणों में असफलता के बाद भारत अब डीजल के साथ किसे मिश्रण के विकल्प के रूप में देख रहा है? ये आपको अब याद रखना है, आइसो ब्यूटेनॉल। आइसो ब्यूटेनॉल यह एक 4 कार्बन वाला एल्कोहल है जो ज्वलनशील है और रंगहीन। मेन पॉइंट है आपके लिए परीक्षा के लिए, आइसो ब्यूटेनॉल। इसका घनत्व जो है इथेनॉल से अधिक है, जो डीजल के निकट है। ठीक है, इसका मतलब है इथेनॉल का जो डेंसिटी है ना, वो डीजल से मैच नहीं खा रही है। इसी वजह से आइसो ब्यूटेनॉल की तरफ हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको भी याद रखिए। नोट में लिखा है राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति जो है ये 2018 की है। मैचिंग में आएगा, मैचिंग में पूछा जाता है। बायोफ्यूल जो पॉलिसी हमारी 2018 की है। और पेट्रोल का जो इथेनॉल सम्मिश्रण है 20% वाला, इस लक्ष्य को भारत ने हासिल कर लिया। चलिए देखिए, समुद्र प्रदक्षिणा क्या है? ये टूर है, समुद्र घूमा जाएगा पूरा। कौन घूमेगा? विश्व का पहला तीनों सेनाओं की महिला नौकायन अभियान है। महिलाओं पर फोकस है, महिला अधिकारी जो है सेनाओं में, उनके द्वारा ये किया जाएगा। नारी शक्ति को ये रिजेंबल कर रहा है। नारी शक्ति सशस्त्र बलों की एकजुटता का प्रतीक है। चलिए, ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट जो लिखा है, इस अभियान को लेफ्टिनेंट कर्नल, अब चूंकि महिला वाली बात हो रही है यहाँ पे, तो अनुजा बरोडकर जो है लेफ्टिनेंट कर्नल है, इनका नाम है अनुजा बरोडकर, ये लीड कर रही हैं। ठीक है, एक फैक्ट ये हो गया आपके लिए। 10 महिलाएं शामिल रहेंगी इस अभियान में। और स्वदेशी रूप से निर्मित है हमारा एक नौकायन पोत, जिसका नाम है त्रिवेणी। इससे सैर करेंगे ये लोग। ठीक है, 9 माह तक ये नौकायन करेंगी। 26,000 समुद्री मील तय करने का टारगेट है। ठीक है, बीच बीच में स्टॉपेज भी होंगे। स्टॉपेज रहेंगे फ्रेमैंटल पोर्ट ऑस्ट्रेलिया में, फिर ये लिटिल लिटन पोर्ट न्यूजीलैंड में रहेगा, फिर एक स्टॉपेज रहेगा पोर्ट स्टैनले कनाडा का, फिर एक कैपिटाउन पोर्ट जो है साउथ अफ्रीका का। तो ये
स्टॉपेज नहीं पूछा जाएगा आपसे। आपसे ये पूछा जाएगा कि ये पोर्ट कहाँ पे स्थित है, वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन बनने लगेगा, देखने लगेगा। तो इनको ध्यान रखिएगा, फ्रेमेंटल पोर्ट कहाँ है, लिटिल लिटन पोर्ट कहाँ है, पोर्ट स्टैनले कहाँ है, केपी टाउन क्या है। अगर आपकी मैपिंग अच्छी है तो कोई बात ही नहीं है फिर। ठीक है, ईसीएस के स्टूडेंट्स हैं आप लोग, मैपिंग तो अच्छी होना ही चाहिए, है ना, ये अच्छी होना ही चाहिए। चलिए देखिए, इंडियाज हॉटस्पॉट एंड न्यूज, ये हॉटस्पॉट हम लोग खैर बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, फिर से न्यूज में है तो हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। हो सकता है कुछ बातें आपको नहीं पता हो, है ना। जैसे चार स्पॉट जो भारत के अंदर हैं, ये चार हॉटस्पॉट भारत के अंदर है, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ भारत के ही हैं। ये चार स्पॉट जो हैं, इनमें से ये चार स्पॉट जो हैं, इन चारों में भारत का हिस्सा आता है। ठीक है, इन इन चारों में भारत का हिस्सा आता है, इसलिए भारत में स्थित है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये भारत के ही चार हॉटस्पॉट हैं। समझ पा रहे हैं। यह सभी चारों हॉटस्पॉट का संपूर्ण क्षेत्र केवल भारत में स्थित नहीं है, ये भी जानिएगा। जैसे हम लोग हिमालय पढ़ते हैं, तो हिमालय सिर्फ भारत में थोड़ी ना है, नेपाल में भी तो है ना, पाकिस्तान में भी तो है विस्तृत। तो हिमालय वाला जो हॉटस्पॉट जो चार पढ़ते हैं वो पहले देख लीजिए। एक हिमालय पढ़ते हैं, एक पश्चिमी घाट श्रीलंका पढ़ते हैं, दूसरा पढ़ते हैं इंडो बर्मा, फिर चौथा पढ़ते हैं सुंडालैंड, यही पढ़ते हैं। अब इसमें कौन कौन से रीजन आते हैं ये जानना जरूरी है। हिमालय में है, उत्तरी पाकिस्तान से शुरू होता है, उत्तरी पाकिस्तान, पूर्वी और पश्चिमी हिमालय हो गया, इसमें नेपाल आ गया, भूटान आ गया, म्यांमार आ गया, हमारा उत्तराखंड आ गया, जम्मू कश्मीर आ गया, हिमाचल प्रदेश आ गया, और भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य आ गए, है ना। और दक्षिणी पश्चिमी चीन की सीमा तक ये विस्तृत है ये वाला हॉटस्पॉट। क्लियर है। पश्चिमी घाट और श्रीलंका की अगर बात करें तो ठीक है, पश्चिमी घाट तो भारत में ही है, तो ये गुजरात के ताप्ती नदी से शुरू हो जाता है और तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक, बाकी पूरा श्रीलंका। अब इंडो बर्मा में आ जाइए, इसमें क्या क्या है। आपने हिमालय वाले हॉटस्पॉट में तो नॉर्थ ईस्ट तक तो देख ही लिया था। उसके बाद फिर इंडो बर्मा में म्यांमार लग जाता है, तो म्यांमार का क्षेत्र हुआ, थाईलैंड हुआ, कंबोडिया हुआ, वियतनाम हुआ, लाओस हुआ, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास वाला क्षेत्र। और ये मैं रेड कलर से अलग से लिखा हूं ताकि आपको पता चले कि इंडो बर्मा क्षेत्र में अंडमान निकोबार का कौन सा हिस्सा आता है। यहाँ तक तो आपने भारत का कौन सा हिस्सा देखा, बस ये गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र नदी, बाकी तो अदर कंट्रीज दिख रही हैं। बाकी ये चीज ध्यान रखिए कि अंडमान निकोबार का इंडो बर्मा में कौन सा रीजन आता है। अंडमान का तो पूरा हिस्सा आता है, अंडमान और निकोबार दो आइलैंड है ना, ग्रुप ऑफ आइलैंड, तो अंडमान तो पूरा आता है, और निकोबार का कुछ हिस्सा आता है। इसका मतलब है कि इंडो बर्मा में पूरा अंडमान निकोबार नहीं है। ठीक है, अंडमान है प्लस निकोबार का कुछ हिस्सा है, निकोबार का कुछ हिस्सा। इसका मतलब ये भी हो गया कि बाकी जो हिस्सा बचा निकोबार का, वो सुंडालैंड में आता होगा। यही मतलब हुआ ना। ठीक है, यही मतलब ही है। सुंडालैंड में क्या क्या रहा। अब यहाँ तक आपने देख लिया था, वियतनाम लाओस तक देख लिया था। लाओस से फिर और नीचे आ जाइए, मलेशिया आपको दिख जाएगा, सिंगापुर दिख जाएगा, ब्रुनई दिख जाएगा, बोर्नियो आइलैंड पर। ठीक है, इंडोनेशिया दिख जाएगा, ये पूरा सुंडालैंड का क्षेत्र है। तो इसमें भारत का कौन सा हिस्सा आ रहा, मैं यहाँ पे लिखना शायद भूल गया। सुंडालैंड में भारत का हिस्सा कौन सा आ रहा, जो निकोबार का बचा हुआ क्षेत्र था ना, निकोबार का रिमेनिंग, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रिमेनिंग आइलैंड, ये सुंडालैंड में आता है। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हॉटस्पॉट के रिगार्डिंग। विश्व के सबसे बड़े पुष्प की अगर बात करें, जिसे हम लोग रफल एशिया के नाम से जानते हैं, ये क्षेत्र सुंडालैंड में ही स्थित है। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया था, नॉर्मन मेयर्स के द्वारा दिया गया था। पश्चिमी घाट में जो सबसे चौड़ा दर्रा है, नेचुरल पास जो है, भोपाल घाट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कीजिए। स्प्री और एमएनएसटी योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। स्प्री और एमएनएसटी, ये सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार से संबंधित है। और शुरुआत किसके द्वारा की गई, ईएसआईसी। इसकी भी अलग वैकेंसीज निकलती हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट निकलती हैं इससे। कर्मचारी राज्य बीमा निगम जो है, ठीक है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा इसको शुरू किया गया, स्प्री और एमएनएसटी। ये देखिए, आदि कर्मयोगी अभियान पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आदि कर्मयोगी अभियान पर राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया न्यू दिल्ली में, भारत मंडपम जो बनाए हैं इसी में करवा देते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। ठीक है, ट्राइबल वाली बात है तो यहाँ पे ट्राइब से संबंधित कुछ इनिशिएटिव है, इनको देख लीजिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आदि कर्मयोगी अभियान जो है ये क्या है, आदि कर्मयोगी अभियान जमीनी स्तर पर जनजातीय नेतृत्व कार्यक्रम है ये। मतलब इसका मतलब क्या हुआ,
नेतृत्व की बात हो रही है तो मतलब छोटे मोटे नेता नेता निकाले जाएंगे, है ना। 1 लाख गांव में 20 लाख परिवर्तनकारी नेताओं को सामाजिक उत्प्रेरक के रूप में तैयार किया जा रहा है। यह आदि कर्मयोगी अभियान। ठीक है, ये याद रखिएगा। एक और स्कीम है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। पुरानी पीडीएफ में भी सब कुछ कवर है, अच्छे से कवर है, ठीक है। यहाँ पे तो इन शॉर्ट है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जो है, ये जनजातीय गांव में आवश्यक जो सेवाएं हैं, योजनाएं हैं, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बात हो, अब संरचना, ये सारा प्रोवाइड कराना। ये धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान हो गया। धरती आबा किसे बोलते थे बताएंगे? पुरानी पीडीएफ रिवाइज करते रहिए। पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान भी एक, जिसे हम पीएम जनमन के नाम से जानते हैं, इन शॉर्ट। जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। अब यहाँ पे जो बहुत ही ज्यादा कमजोर है ना, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है, जिन्हें जिन्हें हम लोग पीबीटीजी बोलते हैं, इनको आवास प्रोवाइड कराना, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें, आजीविका वगैरह सुनिश्चित कराना। ये पीएम जनमन हो गया। पीएम जनमन जैसे ही आप पढ़ो तो तुरंत ध्यान आ जाना चाहिए पीबीटीजी। ठीक है, पीबीटीजी। चलिए, सितंबर 2025 में पूर्ण साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया? इससे पहले हम लोगों ने मिजोरम पढ़ा था, जो पहला था। फिर गोवा पढ़ा था, फिर त्रिपुरा पढ़ा था, अभी चौथा हो गया। चौथा हो गया हिमाचल प्रदेश। ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। पहला अगर यूटी की बात करें तो लद्दाख है। लद्दाख को पूर्ण साक्षर घोषित किया गया था 2024 में। ये पहला यूटी है, यूनियन टेरिटरी। और ये जो साक्षर राज्य, पूर्ण साक्षर राज्य घोषित जो कर रही है ना गवर्नमेंट, वो इस कार्यक्रम के तहत कर रही है, उल्लास कार्यक्रम के तहत। ठीक है, उल्लास कार्यक्रम के तहत घोषित किए जा रहे हैं। 8 सितंबर को क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अभी जो बीत गया कुछ दिन पहले। पूर्ण साक्षर राज्य या फिर यूटी होने का जो मानक है ना, लिटरेसी रेट जो है वो 95% प्लस होनी चाहिए। इसी को फिर जो अपना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, इसी को इक्विवेलेंट मान लेता है 100% के। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड है, ये मानक है पूर्ण साक्षर राज्य होने का। तो एक फैक्ट यहाँ से भी बन गया, है ना। स्टेटमेंट में पूछेगा तो 100% लिख देगा वो, कि पूर्ण साक्षर राज्य होने के लिए 100% होना होना मानक है या फिर अनिवार्य है। तो ऐसा नहीं है ना, 95% प्लस है, ये स्टैंडर्ड है। सीपी राधाकृष्णन भारत के नए उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। सीपी राधाकृष्णन, नाम याद रखिएगा, ये 15 में है। ठीक है। ये रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, सॉरी, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज ये जो थे, वी सुदर्शन रेड्डी, इनको इन्होंने हराया। एक फैक्ट ये हो गया, दूसरा फैक्ट ये हो गया, ठीक है, और तीसरा फैक्ट इनका नाम हो गया। 3 बातें याद रखनी है। बाकी स्टैटिक पॉइंट देखिए, मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित। आर्टिकल 63 और आर्टिकल 65 याद रखिए। 63 में क्या है, यहाँ पे संसद के दोनों सदनों द्वारा, नहीं, 63 में तो है भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। और इनका इलेक्शन कैसे होता है? लोकसभा पार्टिसिपेट करती है और राज्यसभा, बस। राष्ट्रपति की तरह इलेक्शन नहीं होता है कि विधानसभाओं के जो एमएलए हैं उनको भी पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलेगा, नहीं। वाइस प्रेसिडेंट में लोकसभा और राज्यसभा के ही मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। दोनों सदनों द्वारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन द्वारा किया जाता है। आयु कम से कम 35 साल होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। स्टार मार्क किया हूँ, इसका मतलब है कि इस पॉइंट को आपको ज्यादा फोकस करना है। प्रेसिडेंट होने के लिए लोकसभा का मेंबर होना अनिवार्य है, और वाइस प्रेसिडेंट के लिए राज्यसभा सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए। ठीक है, ये राज्यसभा की पॉइंट है आपके लिए। अगर राष्ट्रपति एब्सेंट रहते हैं या फिर पद रिक्त है, ऐसी स्थिति में वाइस प्रेसिडेंट जो है ये कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह काम करते हैं। ये आर्टिकल 65 से इनको ऐसी शक्ति मिलती है। ठीक है, 63, 65। और ये कार्यवाहक राष्ट्रपति सिर्फ 6 महीने तक ही रह सकते हैं मैक्सिमम। इस दौरान चुनाव भी हो जाना चाहिए। सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है, देखिए, बिरमानिया रॉक फॉस्फेट माइन चर्चा में रही है, कहाँ स्थित है? बिरमानिया रॉक फॉस्फेट माइन, ये राजस्थान के जैसलमेर में है। राजस्थान के जैसलमेर में। न्यूज में क्यों था? क्योंकि ये जो माइन है ना, ये इनके हैबिटाट को अफेक्ट कर रही है। किनके हैबिटाट को, किनके आवास को? एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है, राज्य पक्षी है राजस्थान का ये तो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये कुछ ही संख्या में बचे ही हैं बस, कुछ ही संख्या में बस। तो बहुत ज्यादा ये संकटग्रस्त प्रजाति है ये चिड़िया की। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का ही आवास क्षेत्र है बिरमानिया रॉक फॉस्फेट माइन।
यहाँ पे अभी माइनिंग को लेके ना, माइन को लेके अभी शायद लाइसेंस दिया गया है। ठीक है, लाइसेंस मिल गया है माइनिंग करने के लिए। तो ये पर्यावरण की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। चलिए, एक एक्सरसाइज अभी हुई है हाल ही में, जैपार्ड एक्सरसाइज 2025। कहाँ पे आयोजन हुआ है? रूस में, ध्यान रखिएगा। आपको रूस याद तो रखना ही रखना है, साथ में ये भी याद रखना, निजनी। ठीक है, निजनी याद रखना है। पीसीएस है। वो रूस ना पूछ के निजनी पूछेगा आपसे। और ये बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है, निजनी रूस में आयोजन किया गया है। और भारत द्वारा कुमाऊं रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, ये जैपार्ड हो गया। एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग रिलीज की गई है 2025 का, जल्दी से देख लीजिए, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क से बोलते हैं। इसमें बस ये देखते हैं कि किस श्रेणी में कौन सा इंस्टीट्यूट टॉप पे है। आईआईटी मद्रास समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान पर फिर से है, लगातार 7वें वर्ष। भारत की रैंकिंग में आईआईटी मद्रास को ही आप देखेंगे टॉप पे। समग्र श्रेणी में आईआईटी मद्रास टॉप पे है, फिर आईआईएससी बेंगलुरु, फिर आईआईटी बॉम्बे। इंजीनियरिंग कैटेगरी में देखेंगे तो यहाँ पे भी आईआईटी मद्रास है, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे। मैं तीनों तीनों यहाँ पे लिखा हूँ। तो अगर याद रख सकें तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई नहीं, पहला पहला याद रखें। मैनेजमेंट की दृष्टि से देखें तो मैनेजमेंट में आईआईएम अहमदाबाद ही रहता है टॉप पे। फिर आईआईएम बेंगलोर है, फिर आईआईएम कोझिकोड है। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जैसे आईआईटी होता है ना इंजीनियरिंग में, ऐसे ही ये आईआईएम मैनेजमेंट में होता है, उसी क्लास में। यूनिवर्सिटी रैंकिंग में देखें तो आईआईएससी बेंगलोर को पहला स्थान मिला है, फिर जेएनयू को मिला है, फिर मणिपाल यूनिवर्सिटी को मिला है। कॉलेज की कैटेगरी में देखेंगे तो हिंदू कॉलेज फर्स्ट पे है, फिर मराठा हाउस है, फिर हंसराज कॉलेज है, फिर किरोरी मल कॉलेज है। ये एनआईआरएफ रैंकिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा और आपका 2 वीक का करंट अफेयर्स खत्म हो गया, सितंबर मंथ के, सितंबर 2025। इनको बढ़िया से रिवाइज कीजिए, काफी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सिविल एजुकेशन पीसीएस में। करंट अफेयर्स हम लोग कंटिन्यू करेंगे, यूपी पीसीएस के लिए हम लोग करंट अफेयर्स करते हैं। और अभी हाई कोर्ट आरओ का भी वैकेंसी रिलीज होगी कुछ दिनों में, तो उसके लिए भी ये काम आएगा। ठीक है, अभी कुछ दिनों से डिले था ये पीडीएफ। हम लोगों ने पीसीएस प्रीलिम 2025 से पहले तक जो किया था, वो सितंबर सेकंड वीक तक किया था, सितंबर सेकंड वीक तक। ये वीडियो रहेगा सितंबर थर्ड वीक का और फोर्थ वीक का, यानी इस वीडियो में सितंबर का खत्म हो जाएगा। और अगले मंथ की पीडीएफ भी लाइन अप में है। अक्टूबर की पीडीएफ मैं बना लिया हूँ, सेकंड वीक तक तो बनी गई है। तो इस वीडियो के बाद ये आपको अक्टूबर का भी मिल जाएगा, अक्टूबर 2025 का फर्स्ट एंड सेकंड वीक का। ठीक है, और पीडीएफ में इमेजेस वगैरह इंसर्ट कर दी है इस बार, तो आप लोगों को काफी आसानी भी रहेगी, याद करने में समस्या होगी नहीं। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ वीक का है, सितंबर का। इसके बाद जो आगे वीडियो मिल जाएगा वो मिलेगा आपको अक्टूबर फर्स्ट एंड सेकंड वीक का। क्लियर है? चलिए, देखो, हाँ, आप लोग हाई कोर्ट आरओ के नोटिफिकेशन को लेके यार बार बार क्वारी करते हैं। मैं एक दो वीडियो में बनाया हूँ इसी के रिगार्डिंग, नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, वैकेंसी के रिगार्डिंग। तो जो जितना था इसमें बता चुका हूँ, ठीक है, उससे ज्यादा अभी कुछ नहीं है। तो बेमतलब में परेशान मत होइए, नोटिफिकेशन कब आ रहा है, नवंबर में आ सकता है क्या, दिसंबर में आ सकता है क्या, 10 तारीख तक आ सकता है, ये सारे क्वेश्चन रिलेवेंट है ना, कोई मतलब नहीं है। मैं आपसे बताया हूँ इस साल नोटिफिकेशन आ जाएगा, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी बताया था। अभी कुछ दिन पहले आपने न्यूज का वो आर्टिकल भी पढ़ा होगा, न्यूज की कटिंग भी देखी होगी। गवर्नमेंट से एसेंट मिल गई है, स्वीकृति मिल गई है। कुछ दिनों में आपको जियो भी दिख जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा मगजमारी मत कीजिए, वो झटके में आ जाएगा नोटिफिकेशन, और झटके में फिर परीक्षा भी हो जाएगी, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। पढ़ाई करते रहिए, वो ज्यादा सही है। चलिए, ये देखो, पहला टॉपिक हम लोग करेंगे अफीम की खेती। देखो, अफीम की खेती के संबंध में हम लोग यहाँ पे कुछ बातें सीखेंगे। पहली बात तो ये जानना है कि अफीम की खेती जो है वो पूरे भारत में लीगल नहीं है। ठीक है, लीगल नहीं है, कुछ स्टेट्स में ये लीगल है, उसको गवर्नमेंट खुद कराती है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अफीम की खेती का पूरा सर्विलांस होता है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। आप कितनी जमीन में आपको बोना है, आपको बीज कहाँ से मिलेगा, ये सारी चीजें गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ठीक है, तो अभी हालिया जो न्यूज है ये है कि अभी वार्षिक लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। कुछ स्टेट्स में इसको लीगल बनाने के लिए, अफीम की खेती को लीगल बनाने के लिए, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लिए वार्षिक लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की गई है। देखो, ये तो हम लोग जानते हैं कि अफीम जो है वो टॉक्सिक पदार्थ है ना, ये नशीला पदार्थ है। और इसका जो यूज होता है वो
मेडिकल फील्ड में होता है, दवाइयों के निर्माण में किया जाता है। अब कालाबाजारी होती है वो अलग की चीज है, बट जो गवर्नमेंट कल्टीवेशन कराती है अफीम का, वो मेडिकल पर्पज से कराती है। ठीक है। सरकारी कारखानों के माध्यम से अफीम और एल्कोलॉइड उत्पादन में यहाँ पे सेल्फ डिपेंडेंसी हम लोग की यहाँ पे अचीव होगी। देखो अफीम के बारे में पहले मैं आपको प्लांट्स दिखा दूं। देखो ये अफीम का पौधा होता है, ये अफीम का प्लांट है, ये अफीम अफीम के पौधे हैं। ये आपको जो हनुमान जी का गधा जैसा आकृति दिख रही ना, यही अफीम का पौधा है। ये जो आपको रेड कलर का ये दिख रहा है लिक्विड, इसको बोलते हैं लेटेक्स, इसको बोलते हैं लेटेक्स। यहाँ पे चीरा लगा दिया जाता है, चीरा लगाते हैं तो ये लिक्विड बाहर निकल जाता है। एक दिन के बाद इसको फिर कलेक्ट कर लिया जाता है। जो भी कल्टीवेशन करते हैं किसान लोग, ये देखो कलेक्ट कर रहे हैं, ये आपको दिख रहा है जो, यही अफीम है। ठीक है, इसी का यूज किया जाता है। इसी को नशे के रूप में भी यूज किया जाता है, इसी को मेडिकल फील्ड में भी यूज किया जाता है। तो अफीम पोस्ते के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, औषधि की जड़ी बूटी है। ये आपको ध्यान रखना है परीक्षा के लिए। पैपा बरेसी है ना, पैपा बरेसी कुल से संबंधित है, ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। टॉक्सिसिटी वाला जो भी है या फिर नशे से संबंधित जो भी है, वो एनडीपीएस एक्ट के तहत ही होता है, आपको पता है। इसका आपको ये याद रखना होता है, एनडीपीएस एक्ट। ये जो नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है ना, ये 1985 का है। हिंदी में स्वापक औषधि एवं मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम बोलता है। इसके तहत अफीम पोस्त की खेती प्रतिबंधित है, बट अभी लाइसेंस मिला है। लाइसेंस लेना पड़ता है, जो किसान लाइसेंस ले लेते हैं उनको ये परमिशन मिल जाती है। लेकिन कितने जमीन पे करना है, बीज वगैरह भी ये आपका नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ही प्रोवाइड कराता है, और उन्हीं के सर्विलांस में खेती भी की जाती है। खेती करने के लिए केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो जो ग्वालियर में स्थित है, ये लाइसेंस, यहाँ से लाइसेंस मिलता है, यहाँ से लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। ठीक है। और अफीम जो भी प्रोडक्शन होता है अफीम का, वो कहाँ पे बिकेगी? ऐसे जनरल मार्केट में थोड़ी ना बिक जाती है, उसको सरकार ही खरीदती है। ठीक है, सरकार ही खरीदती है। किसान अपनी अफीम पोस्ते की फसल को सीबीएन को बेच देती है, यानी सी को, सीबीएन यानी केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो को बेच देती है। सरकार मूल्य निर्धारण करती है। जो नॉर्मल रेट है बीज का, वो 150 से 200 रुपये मिल जाता है पर केजी। ये बीज का रेट बता रहा हूँ मैं, बीज का, सीड का। और लगभग 1 हेक्टेयर में ये 50-60 केजी तक उत्पादन हो जाता है अफीम का। ठीक है। अभी देखने में तो कम लग रहा होगा, 1 हेक्टेयर में 50 केजी हो पा रहा, लेकिन ये चीज देखिए ना, हर चीज इसकी यूजफुल थोड़ी ना है। ये सब लिक्विड जो निकल रहा है चीरा लगा के, ये उसकी 50 और 60 केजी की ये लिक्विड की बात हो रही है, लेटेक्स की बात हो रही है। ठीक है, तो 1 हेक्टेयर में इतना भी ये कम मात्रा नहीं है, बहुत मात्रा है। चलिए, तो ये अफीम के बारे में हो गया। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में लाइसेंसिंग अभी ये पॉलिसी स्टार्ट की है केंद्र सरकार ने। दूसरा क्वेश्चन है प्रोजेक्ट चीता के तहत, इसको तो हम लोग पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, फिर से कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट है उसको देख लीजिए। कूनू राष्ट्रीय, एक सेकेंड, हाँ, कूनू राष्ट्रीय उद्यान के बाद दूसरा आवास किस स्थान को बनाया जा रहा है चीता के, ये रिहेबिलिटेशन के लिए। अभी तो हम लोग कूनो पढ़ते थे, पहला कूनो ही था जहाँ पे चीताओं को लाया जा रहा था। अब वैसे 2-4 वहां पे चीते मर भी गए थे। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य को यहाँ पे दूसरा आवास बनाया जाएगा प्रोजेक्ट चीता के तहत। ठीक है, मादा चीता लाने की योजना बनाई जा रही है गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में। गांधी सागर कहाँ पे है? ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है। ठीक है। देखो करंट अफेयर्स किस तरीके से पूछ रहा है पीसीएस, आपको उसी तरीके से फॉर्मेटिंग करनी है माइंड में, उसी तरीके से माइंड मैप करना है, उसी तरीके से पढ़ना है। आपको आगे की भी जानकारी होनी चाहिए, आपको पीछे की भी जानकारी होना चाहिए। जैसे अवार्ड्स में पूछा, ज्ञानपीठ बिल्कुल प्रेजेंट का पूछ लिया, और सबसे पहला कब मिला था, तो आपको करंट भी, करंट में करंट पूछ रहा हो, करंट में प्रीवियस भी पूछ रहा है, तो इस तरीके से फ्रेम करना है। ठीक है। प्रोजेक्ट चीता 2022 में शुरू किया गया था। ये आपको बताया था ना, अफीम का जो रासायनिक नाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया, ध्यान रखिएगा उसका। वैज्ञानिक नाम क्या है? एसिनोनिक्स जुबेटस। एक बार क्वेश्चन पूछा था पीसीएस, 4 प्लांट्स के नाम थे, उनके सामने चारों के वैज्ञानिक नाम थे, मैच कराना था। ये जो हमारी नेशनल टाइगर कंजर्वेटरी अथॉरिटी जो है 2023 में चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया किया गया था एनटीसीए के तहत। और नामीबिया से 8 और दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था। ये प्रीवियस न्यूज है। ठीक है, अभी तक जो था, ये 8 नामीबिया से लाए गए थे और 12 चीता दक्षिण अफ्रीका से लाए गए थे, क्योंकि चीतों की संख्या यहाँ पे है नहीं भारत में, ये विलुप्त हो गए थे 1952 से ही। तो अब जाके फिर से पॉपुलेशन इनकी ग्रो होगी तो इनकी संख्या बढ़ेगी। ठीक। गांधी सागर कहाँ पे है? ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के
बॉर्डर पर है। इसको देख लीजिए, मैं यहाँ पे मैप इंसर्ट किया हूँ। कूनो पालपुर की यहाँ पे लोकेशन देख लीजिए। एक सेकेंड, ये कूनो पालपुर है, दिख पा रहा है? अब दिखेगा कूनो पालपुर। ये आपको नौरादेही दिख रहा है मध्य प्रदेश में, और राजस्थान में साहेगढ़। ये जो है यहाँ पे खास तौर से ये चीता पॉपुलेशन के सपोर्ट के लिए ये तीन आपको ध्यान रखना है नेशनल पार्क। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर इसको बोलता है चीता और टाइगर। कुछ लोग एक ही समझते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, दोनों अलग अलग एनिमल है। देखिए एक क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में अमेरिका ने किन दो देशों के मध्य शांति समझौता कराया? अब चौधरी तो यही बन जाते हैं, अमेरिका। और जो समझौता हुआ है ये रवांडा और डीआरसी के बीच में हुआ है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ जो कॉन्गो है, डीआरसी शॉर्ट में बोलते हैं, रवांडा और डीआरसी, ये आपको ध्यान रखना है। अभी कतर की मध्यस्थता में एक और यहाँ पे शांति समझौता हुआ था, डीआरसी और ये जो M23 जो है, ये विद्रोहियों का समूह बोला जाता है। M23 विद्रोहों के बीच शांति समझौता ये कतर के मीडिएशन में हुआ था, और रवांडा और डीआरसी का अमेरिका के मीडिएशन में हुआ है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा मैप, डीआरसी पढ़ रहे हैं तो डीआरसी में कटंगा का पठार बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी से पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे मिनरल्स के भरमार है ना, मिनरल्स के भरमार है। मिनरल्स यहाँ पे डिपोजिशन बहुत ज्यादा है, भंडारण बहुत ज्यादा है। टीआरसी के बारे में जानते हैं, अफ्रीका की सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। कटंगा पठार, देखो यहाँ पे कोबाल्ट बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। रिजर्व में कटंगा पठार इज फेमस फॉर मिनरल्स रिजर्व, कोबाल्ट, कॉपर, टिन, यूरेनियम, डायमंड, इन सभी की रिचनेस है कटंगा पठार में। कैपिटल हम लोग जानते हैं किंशासा, कॉन्गो रिवर पर ये स्थित है, किंशासा। कभी कभी कैपिटल सिटी भी पूछ लेता ना यार, सॉरी ये रिवर बैंक सिटी भी पूछ लेता है ना। और कॉन्गो रिवर के बारे में खास बात क्या है, इक्वेटर को दो बार कट करने वाली एकमात्र नदी है ना, एकमात्र नदी, दो बार कट करने वाली एकमात्र नदी। चलिए थोड़ा मैप से भी देख लीजिए, आपको यहाँ पे लोकेशन दिख रही है, डीआरसी तो बहुत बड़का है, यहाँ पे देखो कंट्री दिख रही है, ये डीआरसी। रवांडा ये छोटू सा रेड कलर से जो दिखाया गया ये रवांडा है। बॉर्डर शेयर हो रही है, तभी यहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट होते रहते हैं, यही मेडिशन की बात हो रही है। ये कौन सी कंट्री है, ये युगांडा है। ये कौन सी है, ये कीनिया है। ये क्या है, ये तंजानिया है। और ये आपको जो बीच में दिख रहा है ये क्या है, ये विक्टोरिया लेक है, विक्टोरिया लेक। कौन कौन सी कंट्री शेयर बॉर्डर शेयर कर रही है, युगांडा, कीनिया और तंजानिया, तीन ही कंट्री है बस, है ना। रवांडा को टच मत करा देना विक्टोरिया लेक से। चलिए कटंगा का पठार देख लीजिए, ये आपको कटंगा का पठार ये दिख रहा है, मैपिंग किए होंगे आप लोग, है ना, ये लोकेशन याद रखिएगा। आगे चलो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। भारत का पहला बांस बंबू आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? बायो इथेनॉल संयंत्र है असम में, इसका उद्घाटन किया गया है गोलाघाट में। ठीक है, गोलाघाट, पीएम मोदी साहब ने इसका उद्घाटन किया था। कुछ बम्बू के बारे में देख लीजिए, क्योंकि बम्बू को आपको पता है, ये जो हम लोगों की ये फॉरेस्ट रिपोर्ट जो होती है उसमें आपने ये सारे फैक्ट पढ़े होंगे कि बम्बू जो है वो वृक्ष की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। ठीक है, बम्बू को वृक्ष की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। भारतीय वन अधिनियम जो है 1927 वाला, एक 1927 का, एक 1980 का है। ठीक है, ये दो एक्ट याद रखने होते हैं, मैचिंग में काम आता है। तो इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया था और बांस को ट्री की श्रेणी से हटा दिया गया था, जिससे बांस की कटाई से प्रतिबंध हटा दिया गया। पर्पज यही था, वृक्ष की श्रेणी में नहीं रखा गया, पर्पज यही था। बायो इथेनॉल, ये क्या है, बायो भी लिखा है, इथेनॉल भी लिखा है, तो बायो से तो समझ में आ जाएगा, जो क्रॉप के रेजिडुअल होते हैं, अवशिष्ट होते हैं, क्रॉप अवशिष्ट या फिर रेजिड्यू। तो एक प्रोडक्ट तो यही होता है, प्रोडक्ट सॉरी, एक रॉ मटेरियल तो यही होता है। उच्च ऑक्टेन जैव ईंधन जो मक्का, गन्ना, बांस और सब्जी के अवशेषों जैसे बायोमास से उत्पादित किया जाता है, ये होता है बायो इथेनॉल। ठीक है, और ये हाई ऑक्टेन बायोफ्यूल है, हाई ऑक्टेन। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो होंगे वो ऑक्टेन नंबर वगैरह समझ रहे होंगे, है ना, बट यहाँ पे जरूरत नहीं है। ऑक्टेन नंबर, हाई ऑक्टेन फ्यूल जो होते हैं उनमें, उनसे इंजन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। इंजन परफॉर्मेंस के लिए हाई ऑक्टेन बायोफ्यूल या फिर फ्यूल, सिंपल फ्यूल ही जो हाई ऑक्टेन रहते हैं,
उससे इंजन की परफॉर्मेंस बढ़िया रहती है। जो वाइब्रेशन होते हैं ना इंजन में, वो सब नहीं होता है इससे, अगर इसको यूज किया जाता है तो। देखो इथेनॉल मिक्सिंग की हम लोग बात किए थे कि पेट्रोल में कितना इथेनॉल होना चाहिए और डीजल में कितना इथेनॉल होना चाहिए। तो पेट्रोल वाला तो सक्सेस हो गया था, आपने पढ़ा था 20%, है ना, पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिला के गाड़ियां चल रही हैं, ठीक है। लेकिन डीजल में सक्सेस नहीं हो पा रहा, इसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डेंसिटी का पढ़ा था, है ना, डेंसिटी का पढ़ा था, क्योंकि डीजल थोड़ा सा डेंस है कंपैरेटिवली टू इथेनॉल। लेकिन पेट्रोल और इथेनॉल की डेंसिटी लगभग, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट डीजल और इथेनॉल में डेंसिटी का डिफरेंस है, इस वजह से ये मिक्सिंग नहीं हो पा रही है। तो ये अनसक्सेस है, ये अनसक्सेसफुल हुआ अभी। हम लोगों ने कुछ दिनों पहले करंट में पढ़ा था ये। लेकिन ये पेट्रोल के साथ जो इथेनॉल मिक्सिंग है ये सक्सेस है, ठीक है। इथेनॉल सम्मिश्रण देखिए E20 से बोलते हैं, इससे तेल को, इस ऑयल को E20 बोला जाता है। 80% पेट्रोल, 20% इथेनॉल, भारत ने इसे अचीव कर लिया। वर्तमान में उपयोग होने वाले पेट्रोल में इथेनॉल की हिस्सेदारी 10% ही है। ये भी ध्यान रखना, अभी हिस्सेदारी 10% ही है, 20% तक भी अचीव हो गया है। इससे होगा क्या कि इथेनॉल की अगर मात्रा बढ़ेगी तो फिर पेट्रोल फॉसिल फ्यूल है जो कि फॉसिल फ्यूल है, तो इसकी जरूरत कम पड़ेगी हम लोगों को, है ना, तो आयात कम करना पड़ेगा, तो सरकार का खर्चा थोड़ा सा घट जाएगा। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, इस नीति को ध्यान रखना, 2018 नीति में याद क्या रखना होता है, ईयर याद रखना होता है, क्योंकि मैचिंग में तो यही पूछेगा ना, ठीक है। और इथेनॉल का जो मिक्सिंग कार्यक्रम चल रहा है 2003 में शुरू किया गया था, ठीक है, 2003 में। चलिए नेक्स्ट देखिए, विवादित स्कारबोरो सोल आइलैंड जो है किस सागर में स्थित है। ये तो सब पढ़ के रखे होंगे यार, फिर से न्यूज में है। दक्षिण चाइना सागर में, मैं अभी मैप में दिखा दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। चलिए बताइए, भारत का 2023 तक नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य कितना है, 500 गीगावाट। इन सबको बहुत अच्छे से पढ़े हम लोग पीडीएफ में, इन पीडीएफ को जरूर पढ़ के जाना है, करंट के साथ साथ आपको जीएस भी सिखाती हैं, ठीक है, इनको जरूर पढ़ा कीजिए। बाकी आपका जो भी सोर्स है आप उससे भी पढ़ो, लेकिन इसको भी जरूर पढ़ के जाया कीजिए। मोबाइल से पढ़ लिया कीजिए, प्रिंट निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे पेज हैं, डायरी वाले पेज होते हैं, ये A4 और लीगल पेज नहीं है। ताकि, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कंटेंट है, सिलेक्टिव कंटेंट मैं देता हूँ आप लोगों को यहाँ पे। देखो साउथ चाइना सी देखिए, और जो डिस्प्यूटेड आइलैंड है पारासिल आप लोग पढ़ते ही हो, स्पार्टले पढ़ते हो। ये जो क्वेश्चन में पूछा है ये इसके बारे में बात कर रहा है, स्कारबोरो सोल, दिख रहा है ना। तो वही है, इस पे जो डोमिनेंस है वो सबकी है, सब अपना अपना बताते हैं, चाइना अपना बताता है, फिलीपींस अपना बताता है, और ब्रुनई अपना बताता है, वियतनाम भी अपना बताते हैं। ये जो 9 डैश लाइन दिख रही है आपको, 9 डैश, ये डैश की जो संख्या है ना ये 9 है, इसलिए इनको 9 डैश लाइन बोलते हैं, 9 डैश लाइन। और इसके अंदर जो सागर है और इसके अंदर जो भी आइलैंड है वो सब कुछ चाइना अपना समझता है, ठीक है। खैर इसको इंटरनेशनल जो रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं ओशियन को लेके, वो इसको वैलिड नहीं मानते हैं। कुल मिला के चाइना की गुंडागिर्दी है और कुछ नहीं, ऐसा ऐसा बोलता है। ऐसा कौन बोलता है, अनक्लॉज बोलता है। चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन, अभी आप लोगों ने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में कि भारत का जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट है वो 500 गीगावाट है, लेकिन कब तक का, 2030 तक का। तो इसके लिए फंडिंग जुटाने का काम किया जा रहा है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य के लिए कितनी राशि, जिसे बोला जा रहा है ग्रीन फंड, जुटाने हेतु तैयारी कर रही है। ये डेटा आपको याद रखना है, 1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर, ठीक है, अमेरिकी डॉलर। याद रह जाएगा, ये तो आसान है। एकीकृत पेंशन योजना, इसके बारे में तो हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि आपको पता है अभी जो बड़की स्कीम है वो तो एनपीएस ही है। इसी के पैरेलल में एक स्कीम और निकाली थी गवर्नमेंट ने, यूपीएस। ये दोनों ही पेंशन स्कीम है। जब सरकारी नौकरी में आ जाएंगे तो आपकी सैलरी से पैसा कटेगा हर महीने, तब जाके और अच्छे से समझेंगे इन सब चीजों को। अभी तो ये सब चीजें बकवास लगती होंगी, है ना, जब तक जॉब में नहीं है। कोई नहीं, आज नहीं कल आ जाएंगे जॉब में, तो देखिएगा फिर। एनपीएस और यूपीएस का क्या हिसाब है। एनपीएस जो है ये मार्केट से, मैं ओवरव्यू दे दे रहा हूँ ताकि थोड़ा आइडिया लग जाए, ये मार्केट से लिंक है, ठीक है। ये एनपीएस जो है ये मार्केट से लिंक है, मार्केट जैसा ही ग्रो करेगा, इकोनॉमी जैसे ही ग्रो करेगी
मतलब ग्रो करती जाएगी तो आपका एनपीएस में जो हर महीने कट रहा है ना सैलरी से, ये फंड इकट्ठा होता रहता है, और मार्केट के हिसाब से ही ग्रो करता है। ठीक है। लेकिन इसमें एक रिस्क क्या है कि अगर इकोनॉमी नहीं ग्रो की, डाउनफॉल होना शुरू हुआ, किसी भी कंट्री का इकोनॉमी का जो डाउनफॉल शुरू होता है, मान लो यहाँ पे भी अगर हुआ, तो फिर जो फंड का जो ग्रोथ है वो ग्रोथ भी नहीं होगी, उसका भी डाउनफॉल होता जाएगा। तो किसी इंसान का जीवन भर का कमाई इसमें लगा है इस फंड में, और इकोनॉमी अगर ग्रो नहीं की, है ना, तो उसका फंड तो जितना था उतना ही नहीं बचेगा। कुल मिला के जो मूल था वो भी नहीं बचेगा, वो भी आधा हो जाएगा, या फिर 40% हो जाएगा, या फिर 60% हो जाएगा। तो ये रिस्क है। लेकिन उसी के विपरीत ये भी है कि अगर मार्केट ग्रो करेगा तो जो आपका मूल राशि जमा की जा रही है खाते में, हर महीने डिडक्ट होके, तो मूल राशि का ये बहुत ज्यादा गुना हो भी तो सकता है ना, ये ज्यादा भी बढ़ सकता है। जैसे 1 करोड़ जमा हुआ, और मार्केट बढ़िया चल रहा है, इकोनॉमी बढ़िया चल रही है, ग्रो कर रही है एवरी ईयर, सब बढ़िया चल रहा है, तो ये हो सकता है 1 करोड़ आपका 3 करोड़ बन जाए। और विपरीत स्थिति में ये भी हो सकता है कि 1 करोड़ जो आपका मूल था वो जाके 50 लाख ही बचा। तो ये रिस्क है इसमें, एनपीएस में। तो इसी के काउंटर में गवर्नमेंट ने यूपीएस को स्टार्ट किया। यूपीएस ये मार्केट से लिंक नहीं है, ठीक है, ये मार्केट से लिंक नहीं है। इकोनॉमी चाहे बढ़े चाहे घटे, कोई मतलब नहीं है इससे। आपको फिक्स अमाउंट ऑफ पेंशन इनकम दी जाएगी मंथली, और जो भी आपका कॉर्पस इकट्ठा होगा वो तो होगा ही, उसमें से कुछ हिस्सा आप निकाल भी सकते हैं। 60-40 का रेशियो होता है, ठीक है। 60% आप निकाल सकते हैं, और 40% जो अमाउंट बचेगा उसकी आपको पेंशन मिलेगी, हर महीने बांध दी जाएगी, ठीक है। और यूपीएस में फिक्स है, ठीक है, मंथली जो आपको पेंशन मिलेगी 40% से, वो फिक्स रहेगी। तो ये कुछ मोटा मोटा मैंने आइडिया दिया है। तो यहाँ पे पूछा है, एकीकृत के बारे में पूछा है, यहाँ पे यूपीएस की बात हो रही है। एनपीएस में जैसे आपकी सैलरी का 10% कटता है, ठीक है, एनपीएस खाते में जाता है, और इसी के साथ साथ गवर्नमेंट भी, इसी के साथ साथ, एक सेकंड, इसी के साथ साथ गवर्नमेंट भी 14% साथ में आपके एनपीएस खाते में डालती है, ठीक है। ये एनपीएस का बता रहा हूँ। यूपीएस में भी ऐसा ही है, 10% तो आपकी सैलरी से कटेगा ही, जो आपके एनपीएस खाते में जाएगा। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया। यहाँ पे गवर्नमेंट बोल रही है यूपीएस में, सॉरी यहाँ पे यूपीएस करना चाहिए, यूपीएस, गवर्नमेंट बोल रही है हम यूपीएस में आपको 14% की जगह जो एनपीएस में दिया जाता था, हम आपको यूपीएस में 18.5% जमा करेंगे। 10% मान लीजिए आपका 10,000 मान लो कटता है सैलरी से, ठीक है, और जो जाता है यूपीएस में, तो सरकार आपका तो 10,000 जा रहा है अकाउंट से, सरकार 18.5% देगी, तो मान लीजिए 18,500। तो 10,000 ए प्लस 18,500 ये, तो हो गया 28,000, हर महीने आपके खाते में 28,500 रुपए जमा हुआ करेगा यूपीएस में, ठीक है। जबकि एनपीएस में कितना हो रहा था, 24,000, ठीक है, 24,000। तो ये थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर दिए, तो यही पूछा था यहाँ पे यही आपको दिख रहा है। ये परसेंटेज कितना दिख रहा है, यूपीएस में कितना है गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन, 18%। चलिए युद्ध अभ्यास 2025। युद्ध अभ्यास जानते हैं किस किस के बीच में होता है, ये भारत और अमेरिका के बीच में होता है, ये सैन्य अभ्यास है, और इस बार अलास्का में आयोजन इसका किया गया। अमेरिका के साथ हमारे और भी एक्सरसाइज होते हैं, जैसे वज्र प्रहार होता है, सालवेक्स होता है, कोप इंडिया भी होता है। कोप इंडिया ये एयरफोर्स का एक्सरसाइज है, सालवेक्स ये नेवी का एक्सरसाइज है। युद्ध अभ्यास जो है ये आर्मी का एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ये भी कैटेगराइजेशन ऐसे याद रखा कीजिए। 8वां राष्ट्रीय पोषण माह, 8वां भी याद रखना होता है यार पीसीएस के लिए, ठीक है। 17 सितंबर से 16 अक्टूबर, कितना दिन हो गया है, ये तो 1 महीना हो गया पूरा, क्योंकि माह लिखा है ना, तो पूरा 1 महीना चलेगा। वार्षिक अभियान होता है, 2018 से शुरू किया गया। एक स्टेटमेंट ए बन जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट छोटा सा ए डाल देगा, दो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में क्वेश्चन बना देगा। और ऑप्शन तो देख ही रहे हो कितने खतरनाक बना रहे हैं आजकल के पीसीएस वाले, लाइक यूपीएससी कर दिया पूरा, केवल एक, केवल दो, एक और दो, नन ऑफ दिस, है ना, नाइदर वन नॉट टू। तो कहने को तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन अभी इसको छिपा लेते हैं, इसको छिपा लो, क्वेश्चन के फॉर्मेट में दे देते हैं तो कठिन लगने लगेगा। तो थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। चलिए देखिए, इसमें चर्चा में रही मोरान जनजाति कहाँ की है। ट्राइब्स हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, मैं आपको बताता ही रहता हूँ, ट्राइब्स मैचिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है। मोरान जनजाति है असम की, ठीक है, ये तिनसुकिया जिला है असम का, वहां से बिलोंग करती है। न्यूज में क्यों थी, ये एससी का दर्जा पाने की मांग को लेकर
आर्थिक नाकेबंदी इस ट्राइब ने अभी की है असम में। ठीक है, मोरान जनजाति। कुछ यहाँ पे ट्राइब्स हैं, पीडीएफ में पेड ग्रुप पे भेज दूंगा, वहां पे देख लीजिएगा। जो ज्वाइन नहीं किए हैं कोई बात नहीं, वो वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लेना और यहाँ से एक बार देख लेना सारी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ मार्क करके बता सकता हूँ, बट यहाँ पे टाइम लग जाएगा। जैसे चैचू बहुत इंपॉर्टेंट है ना, खोंड आप जानती हो, कोया पूछा जाता है। इधर अंडमान निकोबार में जाएंगे तो ये ग्रेट अंडमानीज निकोबारीज होंगे, स्टार मार दे रहा हूँ। जराबा स्टार मार दे रहा हूँ। सोमपेन स्टार मार दे रहा हूँ। सेंटलीज स्टार मार दे रहा हूँ, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गारो खासी जयंती ये सब बहुत आसान है, बहुत स्टैटिक क्वेश्चन है। तो एक बार पॉज करके वीडियो को इनको एक नजर में देख लेना। ठीक है, तो सारा याद हो जाएगा। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ईरान परमाणु समझौता इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसको देखिए। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर, पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा है, ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, जैसे ई3 बोला जाता है, के साथ चर्चा कर रहा है, जिससे स्नैपबैक मैकेनिज्म, बस आपको परीक्षा के लिए पॉइंट मिल गया है। स्नैपबैक मैकेनिज्म ये किससे संबंधित है? ऑप्शन में आपको दिख जाएगा, परमाणु समझौते से संबंधित है। ईरान का जो परमाणु समझौता है उससे संबंधित है। ठीक, पहला क्वेश्चन ये हो गया। स्नैपबैक मैकेनिज्म के तहत अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को फिर से लागू होने से रोका जा सके। आपको पता है ईरान पर सैंक्शन लगे रहते हैं, ये जो परमाणु हथियार बनाने के लिए जो प्रतिबंध है यूएसए के द्वारा, तो ये प्रतिबंध फिर से लागू ना हो पाए, उसी के लिए है ये स्नैपबैक मैकेनिज्म फॉर ईरान। ठीक है, और इनको बैक कौन कर रहा है? ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी। ईरान को कौन बैक कर रहा है? ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लीजिए ईरान परमाणु समझौता का। संयुक्त व्यापक समझौता के नाम से इसे जाना जाता है। 2015 में ईरान प्लस P5+1, यानी नीचे लिखा हुआ है चाइना, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी के बीच हस्ताक्षरित हुआ था ये ईरान परमाणु समझौता, जिसे संयुक्त व्यापक समझौता भी बोला जाता है। इस समझौते में क्या हुआ था? ईरान को अपने अपने परमाणु कार्यक्रम का अधिकांश हिस्सा, अपने अपने नहीं, एक ही बार अपने हैं, ठीक है, ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम का अधिकांश हिस्सा समाप्त करना था और अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण की अनुमति भी देनी थी। हिस्सा तो कम करेंगे और जो भी कुछ बनाएंगे तो उसको भी सर्विलांस में लिया जाएगा, ऐसा इस समझौते में था। ये जो 2015 में किया गया था संयुक्त व्यापक समझौता, ईरान प्लस P5+1 के द्वारा। अब देखो, ईरान द्वारा समझौते का अनुपालन किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका 2018 में समझौते से बाहर हो गया, तो फिर से समस्या में आ गया ईरान। तो फिर इनको बैक करने कौन आया? फिर इनको बैक करने आया ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, स्नैपबैक मैकेनिज्म के द्वारा, ताकि कम से कम प्रतिबंध इनके ऊपर लगे और ये अपना काम चालू कर सकें, ईरान। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा यही है कि स्नैपबैक मैकेनिज्म जो है वो किससे संबंधित है, यही याद रखना। चलिए पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। एक छोटा सा क्वेश्चन है बस। पीएम विश्वकर्मा एवं राष्ट्रीय SC/ST हब मेगा कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पे किया गया? बिहार में किया गया। अब ये चूंकि आयोजन किया गया तो फिर विश्वकर्मा योजना के बारे में पढ़ना जरूरी है। अब पीसीएस का जानते हो, एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये लॉन्च कब की गई है और इसका पर्पज क्या है और इसको कौन सी मिनिस्ट्री ऑपरेट कर रही है या फिर एग्जीक्यूट कर रही है। यही क्वेश्चन तो पूछता है स्कीम से पीसीएस, है ना। तो तीन बातें याद रखना है। विश्वकर्मा योजना, विश्वकर्मा समझते हैं लोहे के भगवान है, और लोहे का काम कौन करता है? शिल्पकार करते हैं, पारंपरिक कारीगर जो है वो लोग करते हैं, तो इसमें वही लोग आ जाएंगे। तो इससे संबंधित जो मिनिस्ट्री होगी वो देख लेगा। पारंपरिक कारीगर और शिल्पकारों को व्यापक सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना को चालू किया गया था। ठीक है, हाथों और उपकरणों की सहायता से कार्य जो करते हैं। 2023 में इसको शुरू किया गया। पहला क्वेश्चन 2023 में शुरू किया गया। पर्पज आपने सीख लिया, ये किसके लिए है ये भी आपने जान लिया। एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? एग्जीक्यूट कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ, ये जो MSME है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। फाइनेंस इसलिए क्योंकि पैसा ऐसा दिया जाता है ना। उनको ये हथौड़े हथौड़े और उपकरण जो भी हैं उनको खरीदने के लिए पैसा चाहिए ना, तो पैसा कहाँ से सैंक्शन होगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का रोल आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट का भी यहाँ पे रोल आ जाएगा, और MSME, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, ये छोटे स्तर के अपने आप में उद्योग है ना। हर एक शिल्पकार अपने आप में एक छोटा उद्योग है भाई। तो यहाँ पे तीनों, यहाँ पे मिनिस्ट्री याद रखिएगा। 5 साल की अवधि के लिए है ये विश्वकर्मा योजना 2023-24 से।
27-28, ये जनरली ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है ना, कितने साल की अवधि के लिए, क्योंकि ये फिर एक्सटेंड कर दिया जाता है। जैसे ही समय नजदीक आएगा 27-28 का, इसको फिर से एक्सटेंड कर देंगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझ में आता है। 5 साल की ब्याज दर पर 5% की ब्याज दर है। क्योंकि ब्याज दर कम है, 5% अब कम होता है, अब तो बैंक बैंक भी 12% पे ब्याज देने लगे हैं। होम लोन भी 7% पहुंच गया है ना। तो 5% की ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक का आपको लोन मिल जाएगा। किसको मिलेगा? इनको मिल जाएगा, जो ये शिल्पकार हैं, पारंपरिक कारीगर जो लोग हैं, ठीक है, आर्टिसन वगैरह जो होते हैं। और साथ में एक प्रमाण पत्र भी दे दिया जाता है। तो यहाँ पे अमाउंट याद रखिएगा, 3 लाख रुपए का लोन दिया जाता है, ब्याज दर 5% की है। मिनिस्ट्री आपने सीख लिया, 2023 उसने 2023 में शुरू किया गया था। बस, हो गया। ये यूपीएस का फिर से हम लोग पढ़ेंगे क्या? अच्छा चलिए, कुछ और सीख लेंगे इसमें। अभी यूपीएस बनलाइन क्वेश्चन हम लोग किए ही थे, ओवरव्यू मैंने आपको दिया था। सरकार ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को 30 सितंबर 2025 तक एकीकृत पेंशन योजना में स्विच करने का विकल्प दिया है। अभी 30 सितंबर 2025 का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि लोग ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं, यूपीएस में स्विच ही नहीं कर रहे हैं। लोगों को एनपीएस ही सही लग रहा है, ठीक है। उनको उनको लगता है कि देश की इकोनॉमी हमारी ग्रो करेगी, हमारा पैसा बढ़ेगा उसी हिसाब से। यूपीएस में हमें फिक्स अमाउंट नहीं चाहिए भैया, ठीक है। यही तो मंशा होगी लोगों की, तभी तो यूपीएस में स्विच नहीं किया। मैंने खुद नहीं किया, है ना। मैंने भी नहीं किया यूपीएस, एनपीएस ही चलने दो अभी, आगे देखा जाएगा। तो ये स्थिति है, इसलिए सरकार ने भैया थोड़ा और समय बढ़ा दिया। सरकार सोच रही है कि इसमें लोग स्विच कर लें, बट लोग नहीं कर रहे हैं। अब जबरदस्ती तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वैकल्पिक है ये ऑप्शन जो है यूपीएस का, ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो ये एनपीएस में रहें, आपकी मंशा हो तो आप यूपीएस में आ जाइए। आपको अगर डर लगता है मार्केट से, तो यूपीएस में आ जाइए, सिंपल सी बात है। अभी तक ये देखिए, लगभग 24 लाख कर्मचारियों में से केवल 40,000 ने ही यूपीएस चुना है। तो ये संख्या देख रहे हैं, कुछ भी नहीं है, 40,000 40 लाख में। तो लोगों में भय तो है ही, है ना। लोगों में भय है, लेकिन थोड़ा सा भय है मार्केट से। ज्यादातर तो रिस्क लेने लेना ही चाह रहे हैं ना, ज्यादातर रिस्क लेना ही चाह रहे हैं, तभी तो एनपीएस को स्विच नहीं कर पा रहे हैं यूपीएस में। यूपीएस की सिफारिश, हाँ ये देखो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीएस की सिफारिश टीवी सोमनाथन समिति 2023 में की गई थी, ठीक है। और यूपीएस का जो रेगुलेशन है, विनियमन है, ये करती है पीएफआरडीए, पेंशन एंड सॉरी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, पीएफआरडीए द्वारा किया जाता है, ठीक है। पेंशन वेंशन का काम यही करती है। परीक्षा के लिए क्या सीखा? परीक्षा के लिए कमेटी का नाम सीखा, 2023 सीखा, ठीक है। ये तो बस जनरल जानकारी के लिए है कि अभी 40,000 ने ही चुना है। मोटा मोटा याद रखें कि लोग अभी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं यूपीएस में, सीधी सी बात है, ठीक। एक है एनी स्पार्क्स, अंतरिक्ष के बारे में जागरूकता, पहुंच और ज्ञान के लिए पूर्वोत्तर छात्रों का कार्यक्रम है। एनी से तो कुछ कुछ समझ जाएंगे, नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है, एनईआर जिसे बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट जिसे बोलते हैं। स्पार्क बस याद रखना है, स्पार्क इसलिए अंतरिक्ष के बारे में जागरूकता, पहुंच और ज्ञान के लिए पूर्वोत्तर छात्रों का कार्यक्रम है। बोनार्ड स्टैंडर्ड, बोनार्ड स्टैंडर्ड क्या है? मानहानि मामले सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। बोनार्ड स्टैंडर्ड सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, खासतौर से डिफेमेशन मैटर, मानहानि मामले। चलिए देखिए, पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? चलिए कमेंट करके बताइए, ऑन्कोलॉजी जो है वो किस फील्ड से रिलेटेड है? ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट गोवा में उद्घाटन किया गया, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान द्वारा, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है भैया, राष्ट्रीय, क्योंकि ये नया दिवस है, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर, स्टार मार्क किया हूँ, याद रखिएगा। इसी तरीके से एक ज्ञान दिवस भी याद रखना, ठीक है, ज्ञान दिवस। चलिए, एक है चर्चा में रहा, गैलीफू और समस्या क्या है? इस तरीके के क्वेश्चन मैचिंग में ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट होते हैं। गैलेफू और समस्या क्या है? ये भारत भूटान सीमा पर स्थित निर्यात आयात केंद्र है। कहाँ पे? भारत और भूटान सीमा पर। ये देखिए, अच्छा है। गैलीफू जो है, ये माइंडफुलनेस सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, सही है। यहाँ पे सिंपल क्या है, गैलीफू और समस्या क्या है? ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सेंटर्स हैं, और जो सिचुएटेड है भारत भूटान सीमा पर। क्लियर? मैं इसकी इमेज नहीं लगा पाया हूँ।
पातालकोट घाटी चर्चा में रही कहाँ पे स्थित है? छोटा सा क्वेश्चन। छिंदवाड़ा जिला, मध्य प्रदेश। पातालकोट घाटी, जम्मू कश्मीर मत लगा देना, ठीक है। घोड़े की नाल के आकार की घाटी है। इस घाटी में दूधी नदी, जो ट्रिब्यूटरी है नर्मदा की, प्रभा, गलत लिख दिया, प्रभा, प्रवाहित होती है, ठीक है। पातालकोट घाटी, सिंपल, मध्य प्रदेश, छिंदवाड़ा, मैचिंग में काम आएगा। अब ये न्यूज में क्यों था ये तो देख लीजिए। इसमें गोंड और भारिया जनजातियां जो है यहाँ निवास करती हैं, इसलिए इस घाटी को जनजाति या फिर आदिवासी घाटी भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, आदिवासी घाटी कौन है? पातालकोट घाटी को बोला जाता है। कहाँ पे स्थित है? छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश में। भगत सिंह साहब की यहाँ पे जयंती देख लीजिए, 28 सितंबर को ये पैदा हुए थे, ठीक है। 28 सितंबर, पंजाब में, उस समय के पाकिस्तान में। फादर का नाम किशन सिंह। ये हो सकता है परीक्षा में ना पूछे, बट जानकारी के लिए आना चाहिए हम लोगों को। अजीत सिंह साहब के बारे में तो जानते होंगे, क्योंकि ये पॉलिटिक्स में थे, है ना, क्रांतिकारी थे, साथ में ही थे। अंकल थे क्रांतिकारी, किशन सिंह फादर, वो भी क्रांतिकारी थे। 1924 में एचआरए के सदस्य बने थे। ये सब हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में। एचआरए को फिर एचएसआरए कर दिया गया था 1928 में, ठीक है। और हिंदुस्तान, ये तो समझ रहे होंगे ना भाई, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की भगत सिंह साहब ने। 1928 का लाहौर षड्यंत्र केस आप जान ही रहे हैं, ठीक है, बम पटक दिया था जो। और 23 मार्च को आपको पता है इनका देहांत हो गया था, इनको फांसी दे दी गई थी लाहौर सेंट्रल जेल में, ठीक है, 1931 में। चलिए फ्लाइंग कॉफिन के बारे में पढ़ते हैं। इसको हम लोगों ने 2021-22 में कवर किया था वैसे। फ्लाइंग कॉफिन जो है, कॉफिन तो समझते होंगे ना, जिसमें लाश रखी जाती है। और फ्लाइंग, उड़ती हुई कॉफिन, ये तो बड़ा खतरनाक नाम है ना, वैसे ही नाम सुन के डर लग जाए। ये जो हमारा फाइटर प्लेन है ना, MiG-21, इसको बोला जाता है फ्लाइंग कॉफिन। अब है तो बहुत अच्छे दर्जे का ये एयरक्राफ्ट, है ना, फाइटर एयरक्राफ्ट, एयरप्लेन। बट क्या है, ये हो गया पुराना, ठीक है। ये पुराना हो गया है, तो इसमें बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हुए हैं, उसी वजह से फ्लाइंग कॉफिन इसको बोला जाता है, ठीक है। अब पुराना हो गया तो फिर इसकी विदाई का समय आ गया, तो MiG-21 जो है वो IF के द्वारा इसको विदा कर दिया गया। इसकी जगह पे फिर आएगा MiG-29, और भी है, इसके बारे में देख लेते हैं। अब विदाई हो रही है तो थोड़ा पढ़ लेते हैं इनके बारे में। इनका जन्म से लेकर अभी मृत्यु तक देख लेते हैं क्या है। 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। रूस ने इसको बनाया था, रूस से हम लोगों ने खरीदा था, ठीक है। सभी मौसमों के पक्षी, वर्ड ऑफ ऑल सीजन इसको बोला जाता था। देख रहे हैं, तो इतना बड़ा दर्जा था इसको। लंबी सेवा के दौरान परिचालन हानि और दुर्घटनाओं की उच्च दर के कारण से फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता है, ठीक है। MiG-21 याद रखना। चलिए इसको देखिए, GST-AT, अपीलीय न्यायाधिकरण, यानी अपीलेट ट्रिब्यूनल। माल एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, इंग्लिश में बोल रहे हैं, GST-AT। वित्त मंत्री द्वारा औपचारिक रूप से इसको शुभारंभ किया गया। अब इस संस्था के बारे में देखिए। अब एक ऑप्शन बना देगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, दूसरे स्टेटमेंट में कोई आर्टिकल भी झूठा लिख देगा स्टेटमेंट में, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी लगने लगेगी, एक आर्टिकल भी लिख देगा, लेकिन दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसको बनाया गया एक्ट के तहत बनाया गया है, इसका मतलब है इसको संसद ने बनाया है। और जो संस्थाएं संसद द्वारा बनाई जाती हैं वो अधिनियम के द्वारा बनाई जाती हैं, और जो अधिनियम के द्वारा बनती हैं उनको बोलते हैं वैधानिक संस्थाएं, यानी स्टैट्यूटरी बॉडी। उनको संवैधानिक संस्थाएं नहीं बोला जाता, ठीक है। संवैधानिक संस्था होने के लिए तो आर्टिकल चाहिए प्रॉपर ना, या तो संविधान में संशोधन कर देते, एक आर्टिकल जोड़ देते, और इस संस्था को बना देते, तब जाके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाती, बट ऐसा नहीं हुआ, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, वैधानिक निकाय है। एक्ट का नाम भी याद रखना, 2017। और इसकी जो प्रधान पीठ है वो नई दिल्ली में होगी। सितंबर 2025 में कौन सा देश यूपीआई को अपनाने वाला 8वां देश बना? यूपीआई का भैया अपना भौकाल है ना, हर कोई कंट्री लेना चाह रही है इस सिस्टम को। कतर ने अभी अपनाने के लिए मन बनाया है, और शायद बन ही गया है ना, 8वां देश बन गया है। उसके पहले भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, UAE, सब यूपीआई का यूज कर रहे हैं। चलिए देखिए, ओजू जल विद्युत परियोजना, ऑप्शन रहेगा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। हो जाएगा कंफ्यूजन। ओजू जल विद्युत परियोजना है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। पर्यावरणीय मंजूरी दे दी गई है। किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। रन ऑफ द रिवर आपको पता ही है, रन ऑफ द रिवर
पर्यावरण की दृष्टि से सही होते हैं, क्योंकि रन ऑफ द रिवर का मतलब है रिवर फ्लो करके आ रही है, ढलान होगी, ढाल होगी, नीचे गिर रहा है, यहीं पे मशीन लगा दिए होंगे, टरबाइन लगा दिए होंगे, टरबाइन बढ़िया घूम रही है, टरबाइन की शाफ्ट लगी होगी जनरेटर से, बिजली बन रही है। ठीक है, इसका मतलब है कि बीच में पानी को रोकने के लिए डैम नहीं बनाया जाता, रन ऑफ द रिवर में डैम नहीं बनाया जाता। तो डैम नहीं बना रहे हैं, इसके भी बहुत फायदे हैं, और डैम बनाने से बहुत बहुत ज्यादा घाटे हैं। मैंने आपको एक चीज पढ़ाया था, जब हम लोगों ने रिसोर्स पढ़ा था, ये जो रिन्यूएबल रिसोर्स एनर्जी प्रोडक्शन जो हम लोग देख रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि भारत में जो बड़े बिग हाइड्रो प्लांट जो है, हाइड्रो प्लांट, इसको रिन्यूएबल एनर्जी में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स में काउंट नहीं करते हैं भारत में, लेकिन बाकी कंट्रीज में किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो बड़े हाइड्रो प्लांट होते हैं, जहाँ पे बड़े स्तर में बिजली बन रही है पानी की सहायता से, वहां पे बहुत बड़े बड़े डैम बने हैं। ठीक है, तो डैम बनाने से बहुत सारा नुकसान होता है पर्यावरण को। पहली बात तो जब डैम बनाया होगा तो वहां पे जगह खाली कराई गई होगी, वहां पे जंगल वगैरह होंगे तो वो काटे गए होंगे, तो बहुत ज्यादा पर्यावरणीय हानि हुई है कि नहीं। इसलिए बिग हाइड्रो प्लांट को रिन्यूएबल एनर्जी में कंसीडर नहीं किया जाता है, खासतौर से इंडिया में। ठीक है, जो छोटे हाइड्रो प्लांट है उनको किया जाता है। चलिए, और ये जो ओजो जल विद्युत परियोजना है, ये सुबनसिरी नदी पर स्थित है, गोल्ड रिवर के नाम से इसे जाना जाता है। एक सेकेंड, गोल्ड रिवर के नाम से इसे जाना जाता है। असम में मजुली द्वीप भी आप लोग पढ़ते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। मजुली द्वीप के बारे में क्या पढ़ते हो? सबसे बड़ा, ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है ना, यही पढ़ते हो ना? रिवराइन आइलैंड, रिवराइन का मतलब होता है नदी के बीच में जो आइलैंड है, नदी आ रही है, नदी ने रास्ता काट लिया है, दो रास्तों में बट गई है, और आगे जाके फिर से ये दो धाराएं मिल गई हैं, और ये जो बीच में जो जगह बच गई है जमीनी, इसी को बोलते हैं रिवराइन आइलैंड। ऐसे ही एक अपना है मजूली, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, तो इस साइज में बड़ा है, इसलिए इसको बिगेस्ट रिवराइन आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। क्लियर? चलिए, सुपर टाइफून रगासा, रगासा ने किस देश को प्रभावित किया? ताइवान को। ठीक है भैया, तो ये हो गया अपना सॉरी सितंबर तक का कंप्लीट करंट अफेयर्स। 2 वीक का पहले प्ले लिस्ट पे पड़ा है, 2 वीक का आज हम लोगों ने कर लिया। मैं इसको कंपाइल कर दे रहा हूँ, तो पूरे महीने का मैं मंथली वाली प्लेलिस्ट में इसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये 2 वीक वाला मैं वीकली बेसिस में डाल दूंगा, और कंपाइल करके मंथली बेसिस में डाल दूंगा। तो आपको सीक्वेंस से वीडियो मिलेंगे। अक्टूबर 2024 से सारे वीडियो पड़े हैं मंथली बेसिस पर। ठीक है, मंथली वाली प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहां सब मिलेगा आपको लाइन से। क्लियर? मिलते हैं फिर इसके बाद हम लोग अक्टूबर के करंट अफेयर्स में। अक्टूबर की जो, मतलब सितंबर के बाद से जो बनी है पीडीएफ, अक्टूबर की जो बन रही है, उसके आगे भी जो बनेंगी, एक खास तौर से, मतलब इसमें मैं इम्प्रूव किया हूँ पीडीएफ में, और इमेजेस वगैरह ज्यादा से ज्यादा डाला हूँ, ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो याद करने में, तो वो और ज्यादा आपको ठीक लगेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू।